मैं हूं दीक्षा। आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाहती हूं लैमार्कवाद के बारे में, या जिसे लैमार्क के सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था लैमार्क। इन्होंने जीवों के विकास की प्रक्रिया को कुछ सिद्धांतों के अंतर्गत बताने की कोशिश की है, जिसे हम कहते हैं लैमार्कवाद। इन्होंने क्या कहा है, जो जीवों के विकास होता है वो वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है, अर्थात जीव जैसा ही वातावरण जीवों को मिलता है वो अपने आप में चेंजेस करने लगते हैं, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में, रंग रूप आकार, इस सब में चेंजेस करने लगते हैं। ये चेंजेस किसके कारण होते हैं? वातावरण के कारण होते हैं। जो बाहरी वातावरण जैसा होता है, जीव भी अपने आप को वैसे ही ढालने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ें इन्होंने अपने सिद्धांत में या अपने थ्योरी में बताई है, तो जिसे हम कहते हैं लैमार्कवाद। तो लैमार्क जो वैज्ञानिक हैं वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये फ्रांस के थे, मुख्य रूप से याद रखेंगे। और इसके अलावा ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अध्यापक भी थे। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान के टीचर थे, अध्यापक थे, और ये फ्रांसीसी दार्शनिक या वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। फ्रांस के थे ये लैमार्क। इन्होंने क्या बताया था? जीवों के विकास की प्रक्रिया को सिद्धांत के रूप में बताने की कोशिश की थी, जिसका नाम क्या दिया गया था? लैमार्क के सिद्धांत या लैमार्कवाद। इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे वातावरण में बदलाव आता है, जीव भी अपनी आदतों में बदलाव करने लगता है, और यह क्या करता है? कुछ अंगों का प्रयोग ज़्यादा करता है। जैसे जिन अंगों का प्रयोग की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उन अंगों का प्रयोग ज़्यादा करता है। तो जो अंग ज़्यादा प्रयोग होते हैं उनका धीरे धीरे विकास होता है और ये विकसित हो जाते हैं। लेकिन कुछ अंगों का प्रयोग कम होता है और ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिराफ। तो वैज्ञानिक लैमार्क ने क्या बताया है, जो जिराफ आज हम देख रहे हैं उनकी उत्पत्ति छोटे जिराफ वाले से हुई है। मतलब जो पहले के जिराफ हुआ करते थे, अफ्रीका के जिराफ, वो छोटे कद के थे, छोटे पैर और छोटी गर्दन के थे। किसने बताया? वैज्ञानिक लैमार्क ने। लेकिन आज जो जिराफ की उत्पत्ति हुई है वो उन्हीं जिराफ से हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो जिराफ होते थे पहले छोटे कद के थे, और वो छोटी जमीन में छोटी छोटी वनस्पतियां, घास फूस लगी होती थी, उनको ही अपना भोजन बनाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब जो निचली वनस्पतियां थी उनका नष्ट होने लगा, तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको खाने की कोशिश करते थे। लेकिन जो बड़े पेड़ होते थे उनकी पत्तियां पहुंचने में इनको कठिनाई होती थी। तो ये क्या करते थे, अपनी गर्दन और अपने अगले पैर, जो अग्रपाद होते हैं आगे वाले पैर, उनको उठाने की कोशिश करते थे और पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर इनका भोजन करते थे। इसके कारण ही जो जिराफ है उसकी लंबे आगे वाले पैर कैसे होते गए, धीरे धीरे लंबे होते गए, और जो गर्दन है वो भी लंबी होती गई। तो इसी के कारण ही इसका निर्माण हुआ। मतलब लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले जिराफ का निर्माण कैसे हुआ? छोटी गर्दन और छोटे टांग वाले से। कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ, बात समझ रहे? जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ, वनस्पतियां, छोटी छोटी वनस्पतियां नष्ट हो गई। बड़ी वनस्पतियों को खाने के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया? अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में बदलाव लाया और अपने अंगों में जिनका प्रयोग ज़्यादा किया, जिन अंगों का प्रयोग यानी कि आगे के पैर और गर्दन का प्रयोग ज़्यादा किया, वो कैसे होते गए? विकसित होते गए। और जिनका प्रयोग कम किया वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए या कम विकसित होते गए। तो आ रही बात समझ में कि जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा हुआ वो धीरे धीरे विकसित होते गए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी संतानों में ये अंगों को या इन लक्षणों को पहुंचाते गए। तो जिसे हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अर्थात जिन नए लक्षणों की वंशागति होती है अगली पीढ़ी में, उन लक्षणों को हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। बात समझ में आ रही है? तो जो वैज्ञानिक लैमार्क थे उन्होंने क्या बताया कि वातावरण जैसा होगा जीव भी अपने व्यवहार में, अपने अंगों में वैसे ही परिवर्तन करने लगते हैं। तो इन्होंने बताया जिन अंगों का प्रयोग कम होता था, जिन अंगों का प्रयोग कैसा होता था? कम होता था, वो अंग धीरे धीरे कैसे होते गए? विलुप्त होते गए या कम विकसित होते गए, है ना? कम विकसित होते गए और अनुप्रयोग होते गए, या अवशेषी रूप में भी कह सकते हैं, है ना? इसको अवशेषी भी कह सकते हैं। अवशेषी रूप में शरीर में ये रह जाते हैं। लेकिन जिन अंगों का प्रयोग बहुत अधिक होता है, जिन अंगों का प्रयोग अधिक होता है, वो कैसे होते गए? धीरे धीरे विकसित होते गए। वो कैसे होते गए? विकसित होते गए और नए लक्षणों को उत्पन्न करते गए। किन लक्षणों को? नए लक्षणों को।
ये जो नए लक्षण बनते हैं, नए लक्षणों को उत्पन्न करते गए, और ये जो नए लक्षण होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। अब ये जो उपार्जित लक्षण है, यानी कि ये जो नए लक्षण अर्जित किए हैं जीव ने, इनकी वंशागति होती है, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों में ये लक्षण चल जाते रहते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी किसने बताई थी? वैज्ञानिक लेमार्क ने। और ये सब चीज़ें इन्होंने एक बुक के द्वारा हमारे थ्रू पहुंचाई है, हमें पहुंचाई है। इस बुक का नाम याद रखेंगे, लेमार्क की बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या है? फिलोसफिक, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। फिलोसफिक जूलॉजिक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक। ओके, अब इन्होंने क्या बताया, जो लेमार्कवाद के सिद्धांत हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमारे लिए पहुंचाए गए। तो हमें याद रखना है कि जो लेमार्कवाद है वो किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेमार्कवाद या समझ में आ रही है, जिन अंगों का प्रयोग कम होता है वो धीरे धीरे अवशेषी रूप में हो गए, और जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है वो विकसित होते गए, उपार्जित लक्षणों को निर्मित करते गए। और इस सिद्धांत की एक और बात याद रखना कि जो जैसा वातावरण होता है जीव भी अपने आप को वैसे ही ढालने की कोशिश करता है या अनुकूल होने की कोशिश करता है। तो लेमार्कवाद का पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसके निम्न बिंदु क्या है या पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? आंतरिक जैविक शक्ति। आंतरिक जैविक शक्ति इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, क्लियर? तो इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण क्या होता है, इसमें एक ऐसी शक्ति होती है जीवों में, अंदर आंतरिक शक्ति होती है, जिसके कारण ही ये जैसा वातावरण होता है वैसे में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। क्लियर? सेकंड है अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत ये टफ लगेगा, लेकिन मैंने जो आपको थ्योरी तैयार की है बहुत इजी लैंग्वेज में की है। जैसे हम सरल भाषा में बात करते हैं वैसे ही ये आपको आंसर मिलेगा, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सुनिए और समझिए, आपको फ़ौरन ये आंसर याद हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट है अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। अंगों का जैसे जैसे प्रयोग करते जाएंगे, अर्थात जैसे जैसे ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो अंग उतना ही विकसित होता जाएगा। ये बात लेमार्क के अनुसार चल रही है ना? ये रियल नहीं है, क्योंकि लेमार्कवाद की बाद में आलोचना भी की गई। तो वैज्ञानिक लेमार्क ने क्या कहा था, कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं। तो लेमार्क वैज्ञानिक ने कहा था कि जिन अंगों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होते जाते हैं, लेकिन जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे अवशेषी रूप में रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी जिराफ का आपको बताया था। इसके अलावा कई जीव ऐसे हैं जो पक्षी होते थे, उनके अग्रपाद पंखों में बदल गए क्योंकि उनके पैरों का उपयोग कम होने लगा और वो उड़ने के काम आने लगे। इसी तरह जो सील है उसके भी पंख होते हैं, वो फ्लीपर्स में बदल गए। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, थ्योरी लिख सकते हैं ना, जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो विकसित और जिनका कम करते हैं वो अवशेषी रूप में रह जाते हैं। ये पॉइंट कुछ लॉजिक पॉइंट है, इनको आप याद रखेंगे तो पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। पक्षी के पंख, पक्षी के पंख है एग्जाम्पल है, तो पक्षी के अग्रपाद, इसके अग्रपाद काय में बदल गए, पंख में, है ना। और सेकंड एग्जाम्पल याद रखेंगे, सील के पंख होते हैं वो फ्लिपर्स में बदल गए। फ्लिपर्स यानी कि जिससे वो अपने शरीर को आगे बढ़ा सके, ये इस टाइप से होते हैं तो शरीर को अपने आगे बढ़ा सकता है, तैरने में भी मदद करते हैं ये। तीसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव। तो
तो वैज्ञानिक लेमार्क ने कहा था जैसे जैसे वातावरण में बदलाव आता है जीव शरीर अपने आप में वैसे ही अनुकूल होने की कोशिश करता है और अपनी संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि अपनी आउटर संरचना में भी बदलाव लाता है और अपने कार्यों में भी क्रियात्मक रूप से भी अपने आप में चेंजेस लाता है। तो ये क्या होता है, वातावरण का सीधा प्रभाव उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से ये अपने आप में क्या करता है, चेंज लाता है। किसके कारण लाता है, वातावरण के कारण। और वातावरण के कारण ये क्या करता है, अब उसी के अनुसार अनुकूल होने की कोशिश करता है। जैसे जीव जैसा वातावरण होगा वैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। लास्ट पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी थ्योरी है, आपको सिर्फ पॉइंट्स के नाम याद रखने हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित मतलब समझ रहे हैं, वे लक्षण जो अधिक विकसित होते गए क्योंकि इनका प्रयोग बहुत अधिक होता गया तो वो नए लक्षणों को अर्जित कर, जो जीव नए लक्षणों को अर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति धीरे धीरे होती है क्योंकि जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे विकसित होते गए और वही अंग या वही नए लक्षण वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते गए। लेकिन देखा क्या गया है, ये ट्रांसफर होने के बाद जो नई संतान बनती है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी भिन्न होती है ना। संतान क्या होती है, संतान क्या होती है, पेरेंट्स से भिन्न होती है। क्यों, क्योंकि उपार्जित लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। यानी कि जो लक्षण पेरेंट्स से जनक ने क्या किया है, अर्जित किया है, वही लक्षण कहाँ चला गया, संतान में चला गया। तो संतान में नए लक्षण आ गए तो वो पेरेंट्स से थोड़ी सी अलग हो जाएगी, है ना। और इस सब का बाद इन्होंने क्या बताया, जिराफ की उत्पत्ति। तो जिराफ के थ्रू इन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो जिराफ का मैंने आपको अभी समझाया कि जिराफ की उत्पत्ति कैसे हुई। जो अफ्रीका का जिराफ था, अफ्रीका का जिराफ था कैसा था, छोटे कद और छोटे पैर वाला था। लेकिन जैसे जैसे वातावरण में चेंजेस हुआ छोटी वनस्पतियां नष्ट होती गई और बड़ी वनस्पतियों को खाने के लिए जिराफ ने कोशिश की, अपने आगे वाले पैरों की और गर्दन की कोशिश की, उसको पकड़ के खाने की कोशिश की। तो इसकी गर्दन धीरे धीरे क्या होती गई, लंबी होती गई। और ये जो लक्षण, कौन सा लक्षण इसने अर्जित किया है, लंबी गर्दन और लंबे पैर। कौन से पैर लंबे, अग्र वाले, आगे वाले लंबे पैर। ये कौन से लक्षण है, उपार्जित। कौन सी लक्षण है, उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण। तो ये लक्षण क्या होते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए, अगली पीढ़ी में ये जाते गए, ट्रांसफर होते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते गए, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते गए, वंशागति गई होती गई। तो इसी को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। क्यों, क्योंकि अब के जैसे जिराफ है वो सारे लंबी गर्दन और लंबे पैर वाले हैं और छोटी गर्दन और छोटे वाले नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अपने अंगों का प्रयोग कम किया। और कम अंगों का प्रयोग करने वाले जीव या उनके अंग कैसे होते गए, विलुप्त या अवशेषी होते गए। अब आ रही बात समझ में, ये पॉइंट्स बन जाएंगे। इंटरनल जैविक शक्ति, इंटरनल वाइटल फोर्स, अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, वातावरण का सीधा प्रभाव, अनुकूलन पर डिपेंड करता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपको बताना है जिराफ की उत्पत्ति, डिटेल में आपको लिखना है। इसके बाद आपको बताना है लेमार्क की आलोचना। लेमार्क के बाद की आलोचना कई वैज्ञानिकों ने की। तो इसके बाद आए थे वैज्ञानिक डार्विन। उन्होंने कहा था जो जिराफ हैं, जो जिराफ होते हैं उनकी उत्पत्ति 2 प्रकार के जिराफों से होती है। मतलब एक ही तरह के जिराफ जो हैं वो नहीं पाए जाते थे, 2 तरह के थे। तो जो छोटी गर्दन वाले थे वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए और लंबी गर्दन वाले आज के समय में भी देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन इन्होंने और भी कई एग्जाम्पल के थ्रू इनकी आलोचना की है। जैसे कि कोई सिपाही है या कोई सैनिक है तो वो युद्ध में लड़ते समय विकलांग हो गया, या कोई भी मनुष्य है वो विकलांग है, या कोई भी जीव जंतु विकलांग है, तो उसके संतान यदि हम देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी विकलांग होंगे। यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति की नहीं होती है।
है ना। कोई यदि टेलर है, सिलाई करना सीखता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी वो सिलाई करना सीखे। तो इन्होंने कई एग्जाम्पल के थ्रू क्या किया, लैमार्कवाद को की आलोचना की है और इन्होंने बताया है कि लैमार्कवाद कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक सही नहीं है, इस तरह से उन्होंने आलोचना की है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो आप इसका बहुत इजी वे में याद रखेंगे कि लैमार्क जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञान की अध्यापक भी थी। इन्होंने क्या लॉजिक बताया था कि जीवों का कम प्रयोग होता है तो वो धीरे धीरे विलुप्त अवशेषी रूप में रहते हैं, और जो जीव जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं और नए उपार्जित लक्षणों की निर्माण करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और जिराफ की उत्पत्ति के बारे में आप बहुत इजी वे में आप जैसे मैंने बताया वो आप बता सकते हैं। आपके पास यदि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।